हेलो स्टूडेंट्स, आर्य कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आरपी सिंह। आज आप लोगों के लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ बेटा, कॉलॉइड विलयनों का वर्गीकरण। ठीक, इससे पहले हमने कॉलॉइड के बारे में सीख लिया है और आज हम लोग कॉलॉइड विलयन का क्या करेंगे, वर्गीकरण। देखो, जब भी हम लोग वर्गीकरण करते हैं बेटा, तो कुछ ना कुछ उसका आधार होता है। क्या होता है? बेस, आधार, जिसके बिहाफ पर आप लोग क्या करोगे, वर्गीकरण करोगे। वो आधार हमको पता होना चाहिए। देखिए, कॉलॉइडी जो तंत्र होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है परिक्षिप्त प्रावस्था और एक होता है परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था को हम लोग कहते हैं डिस्पर्स फेस और इसे परिक्षेपण माध्यम को हम लोग कहते हैं डिस्पर्स मीडियम। ठीक है, तो हम लोग शॉर्ट में से डीपी और इसे शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, डीएम। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। परिक्षिप्त प्रावस्था को क्या कहते हैं बेटा, डिस्पर्स फेस, और परिक्षिप्त माध्यम को क्या कहते हैं, डिस्पर्स्ड मीडियम। ठीक, देखिए कॉलॉइड का जब हम लोग वर्गीकरण कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पर पहला आधार है डीपी व डीएम की भौतिक अवस्था के आधार पर। जो परिक्षिप्त प्रावस्था है और जो परिक्षेपण माध्यम है उनकी भौतिक अवस्था कैसी है, जैसे ठोस है, द्रव है या गैस है, इसके आधार पर। इस आधार पर आपका यह कॉलॉइड बेटा 8 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा? 8 प्रकार, 8 टाइप का। ठीक है, 8 प्रकार का। और अभी हम लोग इससे देखेंगे पूरा डिटेल में कि किस तरीके से हम लोग इसे डिवाइड करेंगे। अगला जो वर्गीकरण है उसका आधार रखा गया परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के कणों के बीच आकर्षण बल के आधार पर। जब भी हम लोग परिक्षेपण माध्यम में बेटा परिक्षिप्त प्रावस्था मिलाते हैं तो वो या तो अगर उसे अपनी तरफ क्या कर रही है, आकर्षित, या फिर उसे क्या कर रही है, प्रतिकर्षित। इसके आधार पर अगर वह आकर्षित करता है द्रव परिक्षिप्त प्रावस्था को तो उसे हम लोग कहते हैं बेटा, जो कॉलॉइड तैयार होगा, द्रव स्नेही। क्या बोलते हैं उसे? द्रव स्नेही कॉलॉइड। ठीक है, और द्रव स्नेही कॉलॉइड को एनसीईआरटी में बेटा द्रव रागी लिखा हुआ है, या क्या बोल देते हैं इसे, द्रव रागी, द्रव रागी कॉलॉइड। ठीक है, तो आपको वहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, द्रव रागी पूछे या फिर द्रव स्नेही, एक ही बात लिखनी है। और अगर द्रव के रूप में जल ले लिया जाए तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, जल स्नेही कॉलॉइड या फिर जल रागी कॉलॉइड। क्लियर है पॉइंट? अब आइए, जो माध्यम परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है और आसानी से उनको घोलता नहीं है, उन्हें हम लोग कहते हैं द्रव विरोधी कॉलॉइड। द्रव विरोधी कॉलॉइड, द्रव विरोधी कॉलॉइड, या फिर क्या बोलेंगे इसे हम लोग, द्रव विरागी, द्रव विरागी कॉलॉइड, द्रव विरागी कॉलॉइड। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने द्रव रागी और द्रव विरागी शब्दों का यूज़ किया है और वही चीज़ हम यहाँ पर भी देखेंगे। ठीक, आइए, तीसरा जो आधार रखा गया वह रखा गया परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो माध्यम के पार्टिकल होते हैं बेटा, वह 1 नैनोमीटर से जनरली क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और जो हमारी प्रावस्था है उनका साइज़ बदलता जाता है। अगर हम वास्तविक विलयन लेते हैं तो वह 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, अगर हम लोग कॉलॉइड लेते हैं तो वह 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य में होते हैं, और अगर हम लोग निलंबन लेते हैं तो उसमें 1000 नैनोमीटर से अधिक साइज़ के होते हैं। पर जो हमारी कॉलॉइडी रेंज है इसकी भी बेटा जो परास है वह बहुत अधिक होती है, 1 नैनोमीटर से लेकर कितना, 1000 नैनोमीटर। तो यहाँ पर कुछ पार्टिकल तो ऐसे मिलेंगे आपको जो डायरेक्ट कॉलॉइडी रेंज में होंगे, जो डायरेक्ट ही क्या होंगे, कॉलॉइडी रेंज में, जिनका आकार पहले से कॉलॉइडी रेंज में, तो उन्हें हम लोग कहते हैं बेटा बृहद आणविक, बड़े अणु, जो कि कॉलॉइडी आकार में पहले से ही है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनका आकार कैसा नहीं होता है बेटा, कॉलॉइडी रेंज में नहीं होता है, वह आपस में पहले संगुणन करेंगे और संगुणन करके क्या करते हैं, कॉलॉइड में कन्वर्ट होते हैं। उनकी सांद्रता इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि कितनी है। अगर एक निम्न सांद्रता से नीचे तो वह किसकी भांति काम करेंगे, वैद्युत अपघट्य विलयन, वास्तविक विलयन की भांति। और अगर सांद्रता आपने बढ़ा दी तो क्या बन जाएंगे, कॉलॉइड। तो उन्हें कहते हैं हम लोग सहचारी कॉलॉइड या फिर मिसेल या फिर संगुणित कॉलॉइड। इसके एग्जाम्पल हो जाता है साबुन। ठीक, और एक होते हैं बेटा बहुआण्विक, नाम से पता चल रहा है, जब कई अणु आपस में मिलकर एक बड़े अणु का क्या करें, निर्माण करें, तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, बहुआण्विक कॉलॉइड। मतलब यहाँ पे कई अणु मिलकर कॉलॉइडी रेंज में अपने अणुओं का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि कॉलॉइड का वर्गीकरण का आधार क्या रखा गया है। तो हम लोग एक एक करके सब चीज़ों को डिटेल में सीखेंगे। पहले हम लोग डीपी व डीएम की भौतिक अवस्था के आधार पर सीखेंगे, फिर किसके आधार पर सीखेंगे, कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर, फिर किसके आधार पर सीखेंगे, कणों के आकार के आधार पर,
इन तीनों टॉपिकों को हमें डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करना है। और अगर हम लोग बोर्ड की बात करें तो द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कॉलेट सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे आपसे, और सेकंड नंबर पर यह पूछे जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और यह वाला जो टॉपिक है बेटा, यह आपके कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव में आपसे यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक। आइए तो हम लोग अपना देखते हैं डीपी व डीएम की भौतिक अवस्था के आधार पर कॉलेट कितने प्रकार के होते हैं। चलो बेटा देखते हैं हम लोग किस तरीके से हम लोग यहाँ पर परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण कर रखा है, ठीक है। देखो यह बेटा परिक्षिप्त प्रावस्था, ठीक, प्रावस्था की भौतिक अवस्था, यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम। अब आपको पता है कि भाई भौतिक अवस्था जो होगी या तो ठोस होगी या द्रव होगी या गैस। तो हमने सबसे पहले 3 बार ठोस ठोस लिख लिया। इसका मतलब इस ठोस के साथ में मैं 3 पॉसिबिलिटी लिखूंगा, एक ठोस की, एक द्रव की और एक गैस की। तो अब ये इसके साथ में 3 पॉसिबिलिटी बन गई। अब इसी तरीके से किसे चेंज कर देंगे हम लोग, यहाँ पे प्रावस्था को द्रव कर देंगे। फिर 3 बार हमने क्या लिख लिया बेटा, द्रव। फिर दोबारा से चेक कर लिया, ठोस, द्रव, गैस। तो 3 और पॉसिबिलिटी कवर हो गई, 6। ऐसे यहाँ पे 3 बार हमें क्या लिखना चाहिए था, गैस। पर हमने 3 बार गैस गैस नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा बेटा, अगर गैस और गैस को परस्पर मिश्रित किया जाए तो समांगी मिश्रण बनता है बेटा। कैसा मिश्रण बनता है, समांगी मिश्रण। और जबकि आप लोग जानते हो कि कॉलॉइड कैसा मिश्रण है, विषमांगी। और हम लोग किसका अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पर, विषमांगी मिश्रण का, ना कि समांगी का। तो इसीलिए हमने इस केस को क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया है। और हमारे गैस वाले केस में केवल और केवल 2 ही केस बनेंगे, या तो गैस ठोस में घुली हो या फिर गैस द्रव में घुली हो। गैस का गैस में घुलने वाला कोई केस हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई। आपको टोटल कितने टाइप्स पढ़ने हैं यहाँ पर, 8। गैस गैस को हमने क्यों नहीं पढ़ा है, क्योंकि गैस का गैस में मिश्रण समांगी होता है, ना कि विषमांगी, ठीक। आइए देखिए, जब परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस हो और परिक्षेपण माध्यम भी क्या हो, ठोस, तो जो कॉलॉइडिक विलयन होगा उसका नाम ठोस सॉल रखा जाता है बेटा। क्या रखा जाता है, ठोस सॉल, ठीक है। इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे आपके, रंगीन कांच, जैसा कि आप लोगों ने देखा है, मूंगा है ना, और पुखराज, इस तरीके से क्या आते हैं, रंगीन पत्थर आते हैं। तो वो आपके रंगीन पत्थर ये लिखे हुए हैं जो कि बहुत कॉस्टली होते हैं। ये सब आपके किसके उदाहरण है, ठोस सॉल के। और रंगीन कांच तो आप लोगों ने घरों पे देखा ही होगा, तरह तरह के कलर्स क्या आते हैं, कांच आते हैं, गिलास होते हैं, उन ये आपके किसके उदाहरण हैं, ठोस सॉल के, ठीक। अब आ जाओ यहाँ पर, ठोस प्रावस्था होनी चाहिए और माध्यम क्या होना चाहिए बेटा, द्रव। देखो हमेशा एक चीज़ याद रखनी है आपको, इनके उदाहरणों को आप रट के नहीं जा सकते, आपको इनको फिजिकली समझना पड़ेगा। मेरे आसपास ऐसे उदाहरण है कहाँ पर, ठीक है। देखो माध्यम क्या बेटा, द्रव है, मतलब द्रव क्या होना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। और प्रावस्था आपकी कैसी है, ठोस। तो इसे आप लोग क्या कह रहे हो, सॉल्व कह रहे हो। द्रव ज़्यादा होना चाहिए। अब द्रव ज़्यादा है, इसका मतलब देखो स्टार्च, स्टार्च में आपका द्रव ज़्यादा होगा और जो पार्टिकल्स हैं वो ठोस पार्टिकल्स कम मात्रा में होंगे। प्रोटीन हो गया, स्याही हो गया, स्याही में क्या होता है, इंक में ब्लैक रहेगा, ब्लैक के अंदर हम लोग क्या कहें, कोई कलर पर्टिकुलर मिक्स कर देते हैं और स्याही बन जाती है। ऐसे पेंट हो गया, पेंट में जो ब्लैक है वो क्या रहेगा, ज़्यादा, और उसके अंदर वो पर्टिकुलर कलर जो मिक्स किया जाता है उसकी मात्रा क्या रहेगी, कम। और वो कलर कैसे रहते हैं, सॉलिड, और ब्लैक कैसा रहेगा, लिक्विड। तो ये उदाहरण आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। चलो तीसरा, प्रावस्था कैसी होनी चाहिए, ठोस, और माध्यम कैसी होना चाहिए, गैस। अब देखो प्रावस्था ठोस है और माध्यम गैस है, इस बार गैस ज़्यादा मात्रा में, तो उसे क्या कहते हैं बेटा, एरोसॉल। क्या बोलते हैं इसे, एरोसॉल। और एरोसॉल में सबसे बेस्ट उदाहरण है आपका धुआं। धुआं कैसे है, कार्बन के कण वायु में वितरित हैं, तो वायु क्या है आपकी, गैस, गैसीय अवस्था, और आपके कार्बन के कण कौन से हो गए बेटा, सॉलिड। तो इसीलिए ये ठोस और ये गैस। तो एरोसॉल धुआं। इसी प्रकार से धूल, धूल क्या, मिट्टी के कण जब किस में आ जाएं, वायुमंडल में प्रक्षेपित अवस्था में हो तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, धूल कह देते हैं। और यहाँ पे धूल के जो कण होंगे वो कैसी अवस्था में, ठोस, और वायु कौन सी अवस्था में, गैस। और हम लोग कहेंगे ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, एरोसॉल का, ठीक। आइए अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी बेटा, परिक्षिप्त प्रावस्था हमारी कैसी हो जाए, द्रव, और परिक्षेपण माध्यम कैसा हो, ठोस। अब देखिए यहाँ पे माध्यम ठोस ज़्यादा है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं बेटा जेल। इस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, जेल। कॉलॉइड विलयन का नाम रखा जाएगा जेल। तो बॉयज़ तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे, बालों में जेल लगाते ही हैं, तो वहाँ पर क्या है, जो ठोस पार्टिकल्स होंगे उनकी संख्या क्या, ज़्यादा, और द्रव क्या है, कम। इसीलिए वो हमारे बालों पर क्या रहता है, चिपका रहता है, होल्ड हो जाते हैं, हमारे बाल खड़े हो जाते हैं। अगर द्रव ज़्यादा होता तो आप लोग समझ रहे हो, बहकर नीचे आ जाता पूरा का पूरा, ठीक है। तो आइए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पनीर। पनीर के अंदर जल और बसा, तो बसा क्या हो गई, सॉलिड, माध्यम की भांति काम कर रही है, ठीक है। और जबकि उसके अंदर जो जल है वो कौन से है, प्रावस्था, और वो किस कैसी अवस्था में, द्रव में। दही,
बिल्कुल इस तरीके से जेली, ठीक है। अब आ जाइए किस में, परिक्षिप्त प्रावस्था क्या हो, द्रव, और परिक्षेपण माध्यम भी क्या हो, द्रव। बहुत पूछा जाता है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पायस कहते हैं इसे, क्या कहते हैं हम लोग, पायस, ठीक है। इमल्सन भी कहते हैं इसे, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इमल्सन, और हिंदी में भी लोग इसे इमल्सन लिख देते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है, इसे इमल्सन कहते हैं, ठीक है। चलो, अब इमल्सन का सबसे बेस्ट उदाहरण आपके पास क्या बेटा, दूध, ठीक। दूध में वसा और आपका क्या है, जल, दोनों कैसी प्रावस्था में बेटा, द्रव में, तो हम लोग कहेंगे ये दूध पायस का उदाहरण है। ऐसे ही बालों की क्रीम, ये भी किसका उदाहरण है, पायस का। अब अगला केस क्या होगा, प्रावस्था आपकी क्या हो जाए, द्रव, और माध्यम क्या हो जाए, गैस। इस बार गैस ज़्यादा है और जो द्रव है वो क्या रहना चाहिए, कम रहना चाहिए, उसे हम लोग कहेंगे बेटा दोबारा से एरोसॉल। और इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है कोहरा। देखिए वायुमंडल में क्या हो रहा है, द्रव की बूंदें आ रही हैं, तो क्या बन गया, कोहरा बन गया। तो ये कोहरा इसका उदाहरण हो जाएगा। बादल, वायु में फिर से दोबारा से क्या, आपकी जलवाष्प एकत्रित है, इसमें जलवाष्प कम है और वायु बहुत ज़्यादा एरिया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण। कीटनाशक स्प्रे, वहाँ पर भी इसी तरीके से क्या रहता है, गैस ज़्यादा होती है, जबकि वो जो कीटनाशक के रूप में हमने लिक्विड लिया है वह कम मात्रा में रहता है, और यह आपका किसका उदाहरण हो जाएगा, एरोसोल का, ठीक। अब नेक्स्ट केस, परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, गैस, और परिक्षेपण माध्यम क्या, ठोस। फिर से इस बार ठोस हमने ज़्यादा लिया है, और माध्यम ठोस है, और प्रावस्था आपकी क्या है, गैस है, जिसे हम लोग कहते हैं फॉर्म। जैसे आपने देखा फॉर्म के गद्दे आते हैं ना, तो फॉर्म के गद्दे पे जैसे ही हम लोग बैठेंगे तो सॉलिड है, जैसे हम लोग बैठेंगे तो उनके अंदर से जो छोटे छोटे छिद्र हैं उनसे गैस बाहर निकल जाती है। जब गैस बाहर निकल जाती है तो क्या होगा, वो पिचक जाता है, ठीक है। इसका मतलब प्रावस्था क्या थी हमारी, वहाँ पर गैस थी कम मात्रा में, और माध्यम क्या था, ठोस, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, जैसे फॉर्म, रबर हो गया है ना, ब्रेड हो गई, ब्रेड भी इसी तरीके से, और प्यूमिस पत्थर, कुछ पत्थर होते हैं जिनमें आपने देखा छोटे छोटे छेद से होते हैं ना, छेद से होते हैं। जैसे अक्सर हम लोग क्या करते हैं घरों में, जो हाथ पैर साफ़ करने के लिए लेके आते हैं पत्थर, स्टोन्स, वो प्यूमिस पत्थर होते हैं, ठीक है। या फिर बर्तन साफ़ करने के लिए हम लोग पत्थर जो यूज में लेते हैं, कौन सा पत्थर होता है, प्यूमिस पत्थर होता है, ठीक। चलो, तो ये आपका किसका उदाहरण हो गया, फॉर्म का। और सबसे लास्ट केस हमारा, जब परिक्षिप्त प्रावस्था हमारी क्या हो बेटा, गैस, और परिक्षेपण माध्यम क्या हो, द्रव। जब परिक्षिप्त प्रावस्था गैस और परिक्षेपण माध्यम द्रव हो, मतलब द्रव ज़्यादा है और प्रावस्था क्या है, गैस, और गैस कम मात्रा में, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बेटा, झाग कहते हैं। और झाग को ही इंग्लिश में हम लोग क्या कह देते हैं, फॉर्म भी कह देते हैं। तो जैसे फैन, वही झाग की बात चल रही है, साबुन के झाग, या फिर आपके किसके, क्रीम के झाग हो सकते हैं, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, इसी केस में आएंगे। जैसे आप लोगों ने देखा, जो हम लोग दही को छाछ में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो चलाते हैं मशीन से जब चलाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, झाग बनने लग जाएंगे ऊपर। जो झाग बनने, वहाँ पर द्रव जो है वो तो ज़्यादा है, और धीरे धीरे उसके अंदर क्या घुल गई है, गैस घुल गई है। जब गैस घुल गई तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे बताओ, वो हमारा हो जाएगा क्रीम के झाग हो जाएंगे। किसके झाग, क्रीम के। तो मुझे लग रहा है कि ये वर्गीकरण आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमने प्रावस्था और माध्यम के आधार पर, उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर ये वर्गीकरण किया है। तो देखो एक चीज़ और आपको समझनी है यहाँ पर, जैसे अगर कहीं पर भी आपको अगर ये लगे कि भाई माध्यम क्या है, गैस है, देखो माध्यम क्या है, गैस, तो बेटा उसे एरोसोल कहते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखना, माध्यम अगर गैस है तो उसे क्या कहते हैं, एरोसोल। तो इसका नाम आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है, एरोसोल हो गया। एक और, अगर द्रव है तो इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इमल्सन कहते हैं, पायस, ठीक है। तो ये आपको 3 याद हो गए। अब देखो सॉल, जहाँ जहाँ पर ठोस होगा, जहाँ पर क्या होता है बेटा, ठोस, तो जनरली वहाँ पर हम लोग उसे क्या कहते हैं, जहाँ ठोस घुला होता है उसे सॉल कहते हैं। देखो यहाँ पर ठोस घुला हुआ है, प्रावस्था के रूप में ठोस है, तो देखो पीछे सॉल नाम आ रहा है ना। यहाँ पर ठोस है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सॉल नाम आ रहा है। यहाँ पर ठोस है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, सॉल नाम आ रहा है, ठीक है। और देखो यहाँ पर आपका और कहीं ठोस नहीं है, तो देखो यहाँ पर जनरली क्या हो रहा है, सॉल नाम आ रहा है, कहाँ पर, जहाँ जहाँ ठोस है, ठीक है। तो आप लोग याद रखना, जब जब क्या हो, प्रावस्था ठोस होती है तो क्या लिखा जाता है, सॉल लिखा जाता है। जब दोनों ठोस हैं तो उसे क्या बोल दिया बेटा, ठोस सॉल। जब ठोस द्रव में घुल गया तो केवल और केवल क्या बोले, सॉल बोले। पर जब ठोस गैस में घुल जाए तो उसे क्या बोल देते हैं बेटा, एरोसॉल बोल देते हैं। उसे क्या बोल देते हैं, एरोसॉल। और मुझे लग रहा है कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से हमने इन चीज़ों के नाम यहाँ पर रख दिए। देखो मैंने पहला बताया कि अगर द्रव का द्रव में मिश्रण है तो उसे आप क्या बोलते हैं बेटा, पायस या फिर इमल्सन। अगर कहीं पे भी माध्यम गैस हो तो आप उसे क्या बोलते हो बेटा, एरोसॉल। माध्यम अगर क्या है, गैस, तो आप उसे क्या बोलते हो, एरोसॉल। और अगर कहीं प्रावस्था ठोस है तो उसमें सॉल जरूर लगेगा, क्या लगेगा, सॉल वर्ड। तो सॉल, अगर ठोस में तो ठोस सॉल बोल दिया,
अगर ठोस द्रव में तो उसे क्या बोल देंगे बेटा, केवल और केवल सॉल्ट। और आपको पता है अगर ठोस गैस में आ गया तो फिर तो आपको एरो तो लगाना ही लगाना है, तो आप उसे बोल दो एरोसॉल। क्लियर होगी बात, तो ये आपको याद हो गए होंगे। और फिर लास्ट में आपका ये 2 बचे हैं जो कि आपको आसानी से याद हो जाने चाहिए। ठीक है, चलो तो मुझे लगता है कि अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप हमारे वीडियो को क्या करें, लाइक करें और हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से आपको कंटिन्यूस यहाँ पर वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।